नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल भावगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय भाजपा मुख्यालय बलबीर रोड पे हूं और बलबीर रोड पे इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि यूक्रेन के जो हालात बने हुए हैं उसमें बहुत से हमारे भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं। कई लोगों से सुबह मेरी भी बात हुई है, वो कह रहे हैं बंकर में है, उनके पिताजी कह रहे हैं कि बंकर में है और नेटवर्क भी वहाँ नहीं है, बातचीत होने में भी दिक्कत हो रही है। तो रविंदर जुगरान जी हैं जो प्रवक्ता हैं भाजपा के। जुगरान जी, सबसे पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका भी धन्यवाद। और इसके लिए आप एक और बार बधाई के पात्र हैं कि आप बहुत इजीली और बहुत कंफर्टेबली मिल जाते हैं, इसके लिए तो साधुवाद है आपको। नहीं, वैसा आपको लगता है। हमारे यहाँ सभी जो भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं सभी इजीली अवेलेबल हैं और आसानी से आपको हमेशा उपलब्ध रहेंगे। सर, यूक्रेन के जो हालात बने हुए हैं, देर रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी वहाँ के प्रधानमंत्री पुतिन जी से बातचीत हुई है। क्या ताज़ा हालात हैं यूक्रेन में? जो भारतीय हैं वो कितने आश्वस्त समझें कि उनको वापस लाया जाएगा? देखिए, कल रात जो पुतिन साहब से रूस के प्रधानमंत्री जी से जो बात हुई भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, तो सबसे पहले भारत की चिंताओं से उनको अवगत कराया गया और निश्चित रूप में वसुधैव कुटुम्बकम की जो अवधारणा है, जियो और जीने दो, निश्चित रूप में जो बातें छन के आ रही हैं, माननीय मोदी जी ने युद्ध विराम के सिलसिले में भी अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी चिंताएं प्रकट करी होंगी, ऐसा हमें विश्वास। जो उत्तराखंड के जो नागरिक फंसे हुए हैं उसको लेके क्या पुष्कर सिंह धामी जी की कोई बातचीत प्रधानमंत्री जी से हुई है, कोई जानकारी? हाँ, निश्चित रूप में पहले ही दिन से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पीएमओ से और प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर से उत्तराखंड के जो नागरिक और विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए हैं उनको लेके चिंतित रहे। इसी कारण बातचीत भी चली है और मुझे लगता है कि 2 कदम 3 कदम आगे भी बढ़े हैं और यहाँ से सूची वूची भी पूरी तैयार होके डिस्ट्रिक्ट से जा भी रही है। हर जनपद से आंकड़ा लिया जा रहा है और ये बात पहले ही दिन से लगातार चल रही है। राज्य सरकार संवेदनशील होने के साथ साथ अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रही है। सूची आप कह रहे हैं सूची हुई है, 2 दिन पहले तक फ्लाइटें भी आई हैं, 2 फ्लाइटें तकरीबन यूक्रेन से हिंदुस्तान आई हैं, लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं उस हालात के बाद जो फ्लाइट यहाँ से गई थी वो रास्ते से वापस हो गई। तो ऐसे में उनको लाने की जो प्रक्रिया है वो इतनी आसान भी नहीं है। कैसे उस प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा जुगरान जी? जी, निश्चित रूप में आपका कहना सही है कि परिस्थिति अब विकट हो गई है। एयर स्पेस नहीं मिल रहा है। भारत सरकार के जो विमान 2 दिन तक लगातार यूक्रेन गए वो वहाँ लैंड नहीं कर पाए, उनको वापस आना पड़ा आधे रास्ते से क्योंकि एयर स्पेस है नहीं। भारी बॉम्बिंग हो रही है, बमबारी हो रही है। अब जो है वो यूक्रेन के उन इलाकों की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं जहां युद्ध का प्रभाव शून्य है या कम है या बहुत कम है। तो उन रास्तों से कहीं बॉर्डर पे या बॉर्डर के निकट हमारे विमानों की लैंडिंग हो, वहीं से हमारे जो विद्यार्थी हैं या अन्य जो आमजन हैं उनको वहीं से विमानों में बैठाकर और दूसरे देश की सीमा क्रॉस करते हुए लाया जाए। ऐसी संभावनाओं पे काम भी किया जा रहा है, विचार भी किया जा रहा है, विमर्श भी किया जा रहा है और इसकी समीक्षा निरंतर इन विकट परिस्थितियों के बाद लगातार बनी हुई है और चल रहा है कि कैसे लाएं अपने लोगों को। यूक्रेन ने भी भारत से मदद मांगी थी। आपको क्या लगता है कि भारत को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए या रूस की मदद करनी चाहिए? भारत का रुख क्या होना चाहिए? क्या इस पर रविंदर जुगरान कहना चाहते हैं? देखिए, भारत का स्टैंड तो हमेशा गुट निरपेक्ष रहा है और हमने एक निरपेक्ष देश के रूप में विश्व के देशों को हमेशा मदद भी करी है, सपोर्ट भी किया है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, भारत की विदेश नीति में कोई ऐसा विशेष बदलाव नहीं है और ये विदेश मंत्रालय और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है कि वो इस समय तटस्थ भूमिका में रहेंगे या कोई पक्ष लेंगे। मुझे नहीं लगता। हमारी चिंताएं और हमारा दृढ़ संकल्प यही है कि हम दोनों देशों को यह बता पाएँ, समझा पाएँ और पूरे विश्व की मंशा से अवगत करा पाएँ कि युद्ध विराम होना चाहिए, टेबल पे टॉक होनी चाहिए। जो भी परिस्थितियां युद्ध के लिए बनी हैं, जिन कारणों से, उन कारणों का संज्ञान लेते हुए अब युद्ध जो है वो ना यूक्रेन के लिए ठीक है, ना रशिया के लिए ठीक है, ना पूरे विश्व के लिए ठीक है, ना ही भारत के लिए ठीक है। इसलिए युद्ध विराम ही एक समझौता है। टेबल पे बैठ के बातचीत होनी चाहिए। टेबल पे बैठ के बातचीत होनी चाहिए। एक युद्ध यूक्रेन में चल रहा है और चुनावी युद्ध उत्तराखंड में चल रहा है। यूक्रेन से लौट के अब मैं उत्तराखंड पे आना चाहूँगा। भीतरघात के आरोप भाजपा के बड़े नेताओं ने लगाए हैं और उस भीतरघात के आरोपों के बीच में एक फोटो सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत और हीरा सिंह बिष्ट कान में कुछ न कुछ फुसफुसा रहे हैं, वो भी
रायपुर विधानसभा की ओर संकेत करता हुआ क्या फुसफुसा रहे होंगे त्रिवेंद्र रावत जी हीरा सिंह बिष्ट जी के कान में? देखिए, मतदाता इतना जागरूक हो चुका है कि किसी के अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो छुप छुप के वोट ट्रांसफर करा सके, कोई भी हो, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। और त्रिवेंद्र रावत जी, हीरा सिंह बिष्ट जी सब भले ही एक दूसरे दल में हैं, लेकिन शिष्टाचार, मिलना, संबंध अपने सभी के होते हैं। हम भी आदरणीय बिष्ट जी से जब मिलते हैं तो हम तो उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन वो कोली भर के हमको जो है गले मिलते हैं। एक छोटे अपने से कम अनुभवी और कम उम्र के नौजवान से ऊपर वाली उसमें आ गए हैं, वो प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं। तो ये थोड़ा ना हम कहेंगे कि चुनाव चल रहा है साहब अभी मत मिलिए। तो माननीय हीरा सिंह बिष्ट जी हों, चाहे प्रीतम सिंह जी हों, हम सबका सम्मान करते हैं, वो भी हमको स्नेह देते हैं। माननीय हरीश रावत जी हों या माननीय गणेश गोदियाल जी हों, तो देखिए संबंध अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी के अंदर ये क्षमता नहीं है। अब पब्लिक इतनी जागरूक हो चुकी है, मैं तो दूसरे को कहूं कि तो आप फलाने को वोट दे दे और मैं अपनी पार्टी की जिंदाबाद करते रहूं, कोई मानने वाला नहीं है। और आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी ने तो उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखी है। वो 1988-87 में यहाँ प्रचारक रहे हैं शहर के, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तो बहुत ही सौम्य, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। तो एक दो नेताओं में, परस्पर विरोधी नेताओं में क्या संबंध नहीं होंगे, प्यार नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति आदर भाव नहीं होगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो अच्छा किया, एक दूसरे से बात भी हो रहे हैं, घर की बात हो सकती है, परिवार की बात हो सकती है, कई तरह की बातें हो सकती हैं, कई तरीके की बातें हो सकती हैं। और बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक इसी तरीके का एक मिलन किशोर उपाध्याय जी ने किया था दिल्ली में, और उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथों लिया था और उनके ऊपर कार्रवाई भी करी थी। तो उसके बाद किशोर उपाध्याय जी भाजपा में आ गए, याद होगा आपको। तो ये संकेत त्रिवेंद्र जी के लिए अलग हैं, किशोर उपाध्याय जी के लिए अलग हैं। ऐसा अलग अलग क्यों? देखिए, किशोर उपाध्याय जी का तो पिछले 1.5-2 वर्ष से कांग्रेस से मन ऊब गया था, और कांग्रेस के प्रति उनके मन में, हृदय में एक तरीके से उपेक्षा का भाव आ गया था। उनकी उपेक्षा कांग्रेस कर रही थी और वो कांग्रेस में उपेक्षित थे, तो मंथन कर रहे थे कि किधर जाऊं, क्या करूं, क्या निर्णय लूं। इसीलिए वो जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपना एक वन अधिकार संगठन पिछले 3-4 साल से उसमें सक्रिय थे। तो किशोर जी की परिस्थितियां दूसरी थी। त्रिवेंद्र रावत जी तो उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उठाने वाले, बनाने वाले, उसके लिए मेहनत करने वाले, यहाँ तक पहुँचाने वाले नेतृत्व में से एक नेता वो भी हैं। नहीं तो वो उनके कान में कौन सी फूंक मार रहे थे? वो ठीक है, बनाने वाले थे, सब कुछ थे। वो चुनाव के समय में कान में फूंक मारने वाला वो तो थोड़ा सा हमें भी समझाए ना, वो मंत्र कौन सा दे रहे थे? नहीं, आप उसको अन्यथा ना लें। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या कहते हैं, हीरा सिंह बिष्ट जी के कान में कोई कीड़ा मकोड़ा घुस गया हो, अच्छा। वो उसको फूंक से भगा रहे हो, हाँ। ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके लिए त्रिवेंद्र जी उपयुक्त व्यक्ति थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, दर्शकों को बता देना चाहता हूं। रायपुर विधानसभा की बात करें, शमशेर सिंह पुंडीर और उमेश शर्मा काऊ, इनके बीच में जो भी तू तड़ाक हुआ है, जिस तरीके की खींचातानी हुई है, वो जग जाहिर है। तमाम आरोप लगाए हैं एक दूसरे ने एक दूसरे के ऊपर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह मामला रायपुर विधानसभा से जुड़ा हुआ है, उमेश शर्मा काऊ से जुड़ा हुआ है, और उमेश शर्मा काऊ आपकी पार्टी के विधायक भी रहे हैं। उनसे भी तो जोड़ के देखना चाहिए जुगरान जी, शमशेर सिंह पुंडीर जी से भी जोड़ के देखना चाहिए। पर्वतवाणी पूरी तरह से स्वतंत्र है कि किन विषयों का, किन परिस्थितियों का, किस परिप्रेक्ष्य में आंकलन करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता होने के नाते ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है कि पक्ष विपक्ष में मधुर संबंध होने ही चाहिए एक आदर्श लोकतंत्र में। और जो हीरा सिंह बिष्ट जी और आप त्रिवेंद्र रावत जी की बात कर रहे हैं, हमारे लिए दोनों ही आदरणीय हैं। अब उन दोनों के बीच में कान में क्या बात हो रही है, जरूरी तो नहीं, हो सकता है वो हास्य कर रहे हो सकता है किसी किस्से को कभी के सुना रहे हो, कोई भी बात हो सकती है। उसको आप इस रूप में देख रहे हैं, ये आपका दृष्टिकोण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस रूप में उसको नहीं देख रही। चलिए, इस रूप में नहीं देखती है, अच्छी बात है, देखना भी नहीं चाहिए। हो सकता है हमारे चश्मे ही काले हों
और उन काले चश्मों से हमें सही ना दिख रहा हो। चलिए लौट के आते हैं। आपके 5 विधायकों ने भीतरघात के आरोप लगाए, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, चिल्ला चिल्ला के कुछ विधायक कह रहे हैं ये भीतरघात हुआ कैसे है और किसने किसके साथ भीतरघात किया है। जिन लोगों ने भी आरोप लगाए उनको आरोप लगाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी के अंदर उचित मंच और प्लेटफॉर्म है। ये एक लोकतांत्रिक दल है जो कार्यकर्ताओं की बुनियाद पे खड़ा हुआ है, चलता है। चुनाव में भी वही संगठन काम करता है। अब उनको सावधानी ये बरतनी चाहिए थी कि अगर उनको किसी पे कोई शक, शंका या शुबह भी था तो प्लेटफॉर्म में आते, उचित मंच पर अपनी बात रखते। लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी किरकिरी तो करी है, पार्टी की भी किरकिरी करी है, इसलिए नेतृत्व ने इस बात का संज्ञान लिया है। नेतृत्व क्योंकि यूपी चुनाव में गया हुआ है, आने वाला है 3-4 दिन के अंदर, बैठेगा, मूल्यांकन करेगा, समीक्षा करेगा, निष्कर्ष पे पहुंचेगा और कड़ाई से जो भी निर्णय होगा कड़ाई से निर्णय भी सुनाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हार का डर सता रहा है और हार के डर का ठीकरा भीतरघात पर फोड़कर साइड से निकलने का प्लान भी हो। हाँ, इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया सकता। आप देख रहे हैं जिस दिन से मतदान हुआ है कांग्रेस तरह तरह के आरोप लगा रही है। ईवीएम पर आरोप, बैलेट, ये पोस्टल बैलेट पे आरोप, बुजुर्ग लोगों के बैलेट पे आरोप, तो उनको हार का भय सता रहा है। और बड़ी संभावनाएं हो सकती हैं कि जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ या आप हो, मैं किसी भी मामले में अगर असफल हो जाता हूं तो मैं ठीकरा दूसरे पर फोड़ने की कोशिश करता हूं। संभवतः उनमें से किसी एक के मन में भी ऐसी बात हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका धन्यवाद। और आप बराबर आते रहेंगे तो हम भी जो है उत्तराखंड के हित में आपको कुछ कुछ बताते रहेंगे। रविंद्र जुगरान जी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। राज्य आंदोलनकारी हैं, राज्य की चिंता इनकी माथे की लकीरों में दिखती हैं और इसीलिए ये कभी कभी बेबाकी से उन प्रश्नों का बेबाकी से जवाब दे पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो आंदोलनकारी वाली आत्मा जिंदा है। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।